कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का जीके विद गौरवांशी क्लासेस पर। हम क्या पढ़ रहे थे कल? हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूट या फिर इंडियन पॉलिटी। तो हमने कहाँ तक पढ़ रखा है? हमने कल कुछ अधिनियम पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था 1773 का अधिनियम एंड 1781 का एंड 1784 एंड था 1813 और 1833 और 53। तो आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। लास्ट जो अधिनियम था, मैं उसको एक और बार रिपीट करती हूँ, वो अधिनियम था हमारा 1853 का। जिसमें क्या हुआ था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, जो व्यापारिक था, उसकी सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और उसके बाद क्या किया गया था, उसमें मतलब सिविल सेवा जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भारतीयों के लिए द्वार खोल दिए गए, जिसमें बनने वाले पहले मतलब परीक्षा सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले पहले भारतीय थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। कब दी थी उन्होंने ये परीक्षा? 1963 में। तो आज हम बात करेंगे एक्ट भारत शासन अधिनियम 1858 की। इसमें क्या हुआ था सबसे पहले? तो अभी हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। आज मैं लिखूंगी कम और मतलब ओरली ज़्यादा बोलूँगी, तो आप उस पर फोकस करना, क्योंकि मैं आज सोच रही हूँ ये सारे अधिनियम मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक है ना। तो इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम में ये हुआ था कि इसमें सबसे पहले तो जो हमारे गवर्नर जनरल थे, जिनको पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन अब वो गवर्नर जनरल पद हटा के क्या बना दिया गया था? वायसराय कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? वायसराय कर दिए गए थे, ठीक है। और पहले वायसराय कौन थे हमारे? पहले वायसराय थे हमारे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग, ठीक है। पहले वायसराय बनने वाले कौन थे? वो थे कैनिंग, ठीक है। और क्या किया था? अब इसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश का जो ताज था या ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था, उसका प्रत्यक्ष शासन लाया गया था। कहने का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अंत कर दिया गया था, ठीक है। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया था, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया। जो अभी तक हमारे लास्ट चले थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, उनको भी इसमें समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और एक और मुख्य काम हुआ था इसमें। एक मुख्य काम जो हुआ था कि जो भारत का सचिव नियुक्त किया था, जो भारत का सचिव जो नियुक्त किया था, वो एक ब्रिटिश था, मतलब एक अंग्रेज था। लेकिन उसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। किससे दिया जाता था? भारतीय राजस्व से दिया जाता था, ठीक है। वो था तो ब्रिटिशर्स एक, लेकिन उसका जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। तो इसमें क्या 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 हुआ था? इसमें जो वायसराय था उसके अतिरिक्त तो और भी सदस्यों की मतलब उनको मनोनीत किया गया था। मतलब वायसराय क्या था? वायसराय कुछ अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, ठीक है। जो वायसराय होता था वो अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। और सदस्य संख्या कितनी कर दी गई इसमें? 6 से 12 कर दी गई। कितनी कर दी गई थी? 6 से 12, ठीक है। जिसमें आधे तो गैर सरकारी सदस्य मनोनीत होते थे। गैर सरकारी का मतलब जो भारतीय थे, ठीक है। सरकारी कौन कहलाते थे? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है ना। आधे गैर सरकारी सदस्य इसमें मौजूद होते थे, ठीक है। और यहीं पे आपने सुना होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो 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 जो विधान मतलब विभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी। विभाग बना दिए गए थे सबके अलग अलग, ठीक है। और क्या किया गया इसमें? जो वायसराय था हमारा, उसको आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति मिल गई। मतलब आपातकाल स्थिति हमारी यहीं से स्टार्ट हो गई एक तरीके से देखें तो आपातकालीन स्थिति में क्या हुआ? अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है। अब आता है हमारा 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या किया गया था? जो विधान परिषद थी हमारी, विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, कौन थे गैर सरकारी सदस्य? अभी मैंने लास्ट बताया था, गैर सरकारी सदस्य थे भारतीय। उनको प्रश्न पूछने, किस पर? वो भी बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? यहाँ लिख ले रहे हैं हम, गैर सरकारी गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने का
वो भी प्रश्न किस पर, बजट पर, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है अपना प्रस्ताव भी नहीं रख सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे, प्रस्ताव भी नहीं रख सकते थे, प्रस्ताव भी नहीं रख सकते थे। ठीक है, और वो भी उनको क्या करना पड़ता था कि प्रश्न पूछने से पहले, वो भी कितने दिन पहले, एक दिन पहले, एक दिन पहले उन्हें सूचना देनी पड़ती थी। प्रश्न पूछने से एक दिन पहले सूचना देनी, सॉरी एक नहीं, 6 दिन पहले, 6 दिन पहले। अंग्रेज इतनी दया कहाँ करते थे, कितना, 6 दिन पूर्व, 6 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती थी, 6 दिन पूर्व सूचना। ठीक है, प्रश्न पूछने से 6 दिन, जैसे कि उनको कोई भी प्रश्न पूछना है तो उनको उससे पहले 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ती थी। ठीक है, बट एक और कंडीशन थी इसमें। अब जैसे मान लो उन्होंने प्रश्न तो पूछे, जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो भारतीय थे, उन्होंने प्रश्न तो पूछे, अब क्या उनको उसका आंसर मिलेगा कंपलसरी था ये, नहीं, वो उसका आंसर दें या ना दें, कौन, सरकार, सरकार मतलब जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो इसका आंसर दें या ना दें या उसको नकार दें, ये उनकी मर्जी थी। ठीक है, नकार भी सकते थे। ठीक है, चलिए, और इसके बाद आता है हमारा इसके बाद आता है जो मोस्ट है हमारा, जिसे हम कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मतलब मार्लेमेंटो अधिनियम। ठीक है, मार्लेमेंटो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कौन थे, मार्लेमेंटो, मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, पहली बार इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ, मतलब हिंदुओं मुस्लिमों के लिए अलग, जो मुस्लिम समुदाय था उसके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, मुस्लिमों के लिए अलग। ठीक है, और अभी तक जो 1892 में जो चल रहा था हमारा कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यहाँ क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और ये किसको दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, गैर सरकारी सदस्यों को पूरक प्रश्न यहाँ पे वो पूछ सकते थे। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य मतलब जो भारतीय थे। ठीक है, मार्ले कौन थे, मार्ले थे सचिव, और मिंटो कौन थे, वायसराय। ठीक है, ये थे सचिव और ये थे हमारे वायसराय। ठीक है, तो मार्ले ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा, उन्होंने कुछ कथन भी कहा, कभी कभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है मिलाने के लिए, मतलब किसने क्या कहा कथन। तो मार्ले ने कहा था, ये मुझे याद आ गया तो मैं सोचा यहाँ बता दूं। मार्ले ने कहा था इस अधिनियम के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं। याद रख लेना, वैसे वो मोस्ट नहीं है बट कभी कभी मैचिंग के लिए शायद आ जाए। हम नाग के दांत बो रहे हैं। ठीक है, नाग के दांत बो रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखें कि और क्या हुआ था इसमें। तो इसमें और क्या हुआ था, जब इसमें मतलब वायसराय था तो वायसराय की परिषद भी होगी। ठीक है, जब उस इसमें हमें पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला तो और भी कुछ हुआ होगा हमारे लिए इसमें। जी हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें इसकी जो परिषद थी, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी जो परिषद होती थी, जो काम करती थी, तो उसमें पहले भारतीय जोड़े गए। तो सबसे पहले भारतीय, एक मिनट, क्या हो गया ये पेज, वो पहले वाला पेज गायब हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ उसको। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था पहली बार इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई, वो भी किसके लिए, पृथक मुस्लिमों के लिए। ठीक है, और जो पूरा प्रश्न जो पूछे गए थे 1892 में, तो वहाँ उनको अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे उनको अधिकार मिल गया, किसको, गैर भारतीय, सॉरी गैर सरकारी सदस्यों को, गैर सरकारी सदस्य मतलब भारतीयों को। ठीक है, और क्या हुआ
मार्ले ने एक कथन कहा जिसमें क्या कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय जो होता था उसकी कार्यकारिणी जो परिषद होती थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया, ठीक है, जिसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए कौन थे पहले भारतीय। तो पहले भारतीय थे तुम्हारे एसपी सिन्हा। कौन थे? एसपी सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पूरा नाम लिख लो इनका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले भारतीय थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो जो भारत परिषद अधिनियम 1909 था उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी दो ही लोग थे जिससे ये आया था, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। कौन थे? मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इसमें से भी एक वायसराय थे और एक सचिव थे, ठीक है। कौन से वायसराय थे, कौन से सचिव थे, बताइए। चलिए अब बात करते हैं इसकी। इसमें हुआ क्या था इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि इसमें उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी, उत्तरदायी शासन, ठीक है। और प्रस्तावना का जिक्र भी यहीं मिला था हमें पहली बार। इसके मतलब जो प्रमुख प्रावधान है इसमें जो क्या किया गया था मैं वही बता रही हूँ कि इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई, ठीक है। और प्रस्तावना का जिक्र जिसे हम उद्देशिका कहते हैं उसका जो जिक्र है सबसे पहले यही मिलता है, ठीक है। और एक और बात, जैसे द्वैत शासन वहाँ केंद्रों में आया, यहाँ द्वैत शासन फिर से आया, वो भी कहाँ, सबसे पहले प्रांतों में आया, ठीक है। तो क्या हुआ, द्वैत शासन द्वैत शासन प्रांतों में आया, द्वैत शासन फिर से आया कहाँ, प्रांतों में, ठीक है। और इसमें आगे क्या किया गया, इसमें विषय बांट दिए गए। विषय मतलब गवर्नर जनरल के अलग और उसके सदस्यों के अलग, ठीक है। तो द्वैत शासन में जैसे कि इनको दो भागों में बांट दिया, एक तो थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, ठीक है, और एक थे आरक्षित, ठीक है। एक क्या थे, एक थे आरक्षित विषय, ठीक है। इस पे जो शासन चलाता था, इस पे जो शासन चलता था वो चलता था गवर्नर जनरल प्लस भारतीय सदस्य, ठीक है। और इसमें चलता था गवर्नर जनरल और उसकी जो सरकारी सदस्य जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो गवर्नर जनरल, ये गैर सरकारी थी भारतीय, गवर्नर जनरल प्लस सरकारी सदस्य, ठीक है। अब केंद्र में तो द्विसदनात्मक विधानमंडल आया हमारा, क्या आया केंद्र में, द्विसदनात्मक विधानमंडल। द्विसदनात्मक जैसे जो अभी भी है हमारे यहाँ, जैसे कि एक हमारे यहाँ विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, सेम ऐसे केंद्र में द्विसदनात्मक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल आया, विधानमंडल ठीक है। कैसे, विधानसभा मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा, विधानमंडल और विधान
परिषद, मतलब केंद्रीय विधानमंडल और केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब जो लास्ट था तुम्हारा सांप्रदायिक निर्वाचन की जो पद्धति आई थी वो यहाँ पे विस्तारित कर दी गई। सांप्रदायिक निर्वाचन जो पद्धति थी तुम्हारी वो विस्तारित कर दी गई। किस किस में बांट दिए गए सांप्रदायिक निर्वाचन? सांप्रदायिक निर्वाचन को विस्तार रूप मिला। ये बांट दिए गए थे सिख, ईसाई और जो आंग्ल भारतीय थे, जो अभी मतलब जो खत्म कर दिए गए हैं आंग्ल भारतीय यूरोपियों में लागू कर दिया। कौन कौन था? सिख, ठीक है, ईसाई, क्रिश्चियन, ईसाई, ठीक है, और आंग्ल भारतीय और यूरोपियंस जो थे, यूरोपियंस, ठीक है, इनमें बांट दिए गए सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो क्या क्या हुआ था इसमें एक बार देखते हैं। चलिए तो इसमें द्वैत शासन आया फिर से प्रांतों में, ठीक है, और उत्तरदायी शासन भी आया। ठीक है, और द्वैत शासन में 2 विषय कर दिए गए, हस्तांतरित विषय थे कुछ और कुछ आरक्षित विषय थे। ठीक है, जिसमें हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल उसके और भारतीय सदस्यों का अधिकार था, और आरक्षित विषय पर गवर्नर जनरल और सरकारी सदस्य। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हुआ? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थाई विधानमंडल, ठीक है, जिसमें से एक विधानसभा और एक विधान परिषद थी। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन और विस्तारित हो गया। इसमें एक मेन काम और हुआ था, वो भी लिख लो। एक मुख्य कार्य है इसमें, महिलाओं को वोट देने का अधिकार और मिल गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मिल गया था। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार और मिल गया था उनको। अब आगे और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे मुख्य है 1935, मतलब भारत शासन अधिनियम जो है हमारा 1950। लेकिन इसको देखने से पहले हम एक काम करते हैं। अब बीच में जो हमारा आया था साइमन कमीशन, ठीक है, उसे और एक बार देख लेते हैं। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले देखते हैं भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम तो हम देखेंगे, भारत शासन अधिनियम। उससे पहले साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का क्या था? साइमन कमीशन ये कब आया और कब इसका गठन हुआ? तो इसका गठन 1927 में हुआ। ठीक है, लेकिन ये आया कब था भारत? ये आया था भारत 1928 में। ठीक है, चलो मैं इसकी स्टार्टिंग से बात करती हूँ, मतलब जो हमारे लिए इसके मुख्य बिंदु जो हैं वो बात करते हैं। तो ये लाया गया था तुम्हारे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे आपके 7 सदस्यीय ये मतलब कमीशन था। 7 सदस्य आए थे। ठीक है, गठन मैंने बता दिया 1927 में हुआ और 1928 में ये भारत आया। और रिपोर्ट कब दी इसने? मैं यहीं पे मेंशन कर दे रही हूँ ऊपर। रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ये तो हो गया इसका गठन। ठीक है, ये हो गया इसका गठन, और ये आया यहाँ पे, कहाँ आया? भारत में। और इसने रिपोर्ट पेश की अपनी 1930 में। ठीक है, 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और 7 सदस्यीय ये एक आयोग था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये आया।
ठीक है। इसने क्या, जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो हमारे यहाँ चल रहा था उसको भी जारी रखा। ठीक है, इसने ऐसा बोला मतलब उसमें कि इसको मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन को भी जारी रखा जाए, द्वैत शासन को भी जारी रखा जाए, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था भी जारी रखी जाए। ये सब इसने बोला था। ठीक है। और यहीं पे नारे लगाए गए थे, क्या, साइमन गो बैक का नारा, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। ठीक है, भारतीयों ने इसके विरोध में लगाया था साइमन गो बैक के नारे। क्योंकि इसमें ये नारा क्यों दिया था, ये नारा देने का एक रीज़न था, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे, जो 7 सदस्य थे, वो सारे ब्रिटिशर्स थे, सारे ही अंग्रेज थे, अंग्रेज की औलाद। सारे ही अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए इनको व्हाइट मैन कमीशन और कहा गया, व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया इसे। ठीक है, क्योंकि इसमें व्हाइट मैन कमीशन का क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें सारे ही सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए इसका मतलब नारा भी लगाया गया, इसके लिए भारतीयों ने नारा भी दिया इसके विरोध में, साइमन गो बैक का नारा भी दिया। यहाँ चलो मैं लिख दे रही हूँ, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। ठीक है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ देख ले रहे हैं हम इसमें भी, कि इसी के बीच में नहीं, मतलब 1928 में ही एक चीज़ और आई हमारी, जो इसके विरोध में आई, साइमन कमीशन के विरोध में ही। ठीक है, वो थी हमारी नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट से ही हमारी उद्देशिका बनी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं उद्देश्य का जो लेके आए थे वो हमारे नेहरू जी थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मतलब उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसको और देख ले रहे हैं अभी एक बार हम। ठीक है, उसको और देख ले रहे हैं। यहाँ पे क्या था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, ये 1928 में। और ये क्यों आई थी, ये आई थी साइमन कमीशन के विरोध में। किसके लिए, साइमन कमीशन के विरोध में आई थी। क्योंकि उसमें सारे अंग्रेज थे, इसीलिए। अरे भाई, अंग्रेज हमारे कभी भला थोड़ी ना कर सकते हैं विरोध में। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में आई ये 1928 में। अध्यक्ष कौन थे इसके, इनके जो पापा थे जवाहरलाल नेहरू के, मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और इसमें सदस्य थे कुछ। ठीक है, पहले हम सदस्य देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हमने इसकी सिफारिशें क्या क्या लगाई थी इन्होंने। मतलब सिफारिश का मतलब इसमें इन्होंने क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या मांगे रखी थी अपनी। ठीक है, चलिए तो एक बार हम इसके सदस्य देख ले रहे हैं कि कुल कितने सदस्य आए थे और कौन कौन थे, उनका नाम क्या था। अध्यक्ष मैंने बता दिया, इसमें अध्यक्ष सहित जिसमें नंबर फर्स्ट, एक तो अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद थे हमारे इसमें तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, नेक्स्ट थे हमारे एस सी बोस, जिन्हें हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्मदिन मनाते हैं हम 23 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अली इमाम, ठीक है। अगले हैं हमारे MS रैनी, ठीक है। अगले हमारे मंगल सिंह, मंगल पांडे नहीं है, मंगल सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे GR प्रधान, GR प्रधान। सारे सदस्यों के नाम कर लेना आप, वैसे मैचिंग के लिए आ सकता है, मैचिंग करने के लिए। ठीक है, अगले हमारे शोएब कुरैशी। अध्यक्ष कौन है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, एक बार मैं बोलती हूँ, आप इनको ध्यान से सुनना। कौन कौन है अध्यक्ष हैं इनके, पंडित मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और बाकी के सदस्य हैं तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, MS रैनी, मंगल सिंह एंड GR प्रधान और शोएब कुरैशी।
ठीक है। और ये क्यों लाई गई थी, ये रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी? ये रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन के विरोध में। और कब आई थी? ये आई थी 1928 में। अब एक बार हम इसका जो सिफारिशें हैं इसकी, या जो भी मतलब इन्होंने मांगे रखी, उन पे और प्रकाश डालते हैं, मतलब प्रकाश डालते हैं मतलब देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें। नेहरू रिपोर्ट, इन्होंने क्या क्या मांग रखी, क्यों ये रिपोर्ट लाई, क्या रीज़न था, वही सिफारिशें बोल सकते हैं, सिफारिशें। ठीक है क्या क्या सिफारिश थी? तो इनकी सबसे पहले जो सिफारिश थी वो थी कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिले। क्या मिले? भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिले, डोमिनियन राज्य का दर्जा। ठीक है, राज्य का दर्जा। और अगला क्या था जो मोस्ट है, वो है हमारा मौलिक अधिकारों की बात की इन्होंने यहाँ पे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात की। और क्या किया गया? और इन्होंने इसमें बोला महिलाओं के अधिकार, जो हमारे लिए बहुत मोस्ट है भाई, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को उनके अधिकार मिले। ठीक है, जैसे वोट डालने का अधिकार जो हमें मिला था, महिलाओं के अधिकार महिलाओं के अधिकार की बात की इन्होंने। ठीक है, आगे क्या इसमें बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। क्या किया जाए? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताइए? और कब बना? ठीक है, और क्या बोला इन्होंने? बस तो यही मोस्ट है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट्स और लिख लेते हैं हम इसमें, मुझे याद आ रहा है। इसमें इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल था उसकी स्थिति, मतलब वो केवल संवैधानिक प्रमुख की बनी रहे। किसकी? गवर्नर जनरल की स्थिति सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रमुख की बनी रहे। ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या किया एक और बार देखते हैं हम। नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा मिले, मौलिक अधिकारों की मांग की, महिलाओं के अधिकारों की भी मांग की, और भाषाई आधार पर प्रांतों को बांटने के लिए भी बोला इन्होंने। ठीक है, तो मतलब उनका गठन किया जाए। तो इसके एक बार सदस्य सदस्य बताओ कौन कौन थे? चलो मैं रिपीट करती हूँ। तो नेहरू रिपोर्ट हमारी 1928 में आई थी, साइमन कमीशन के विरोध में आई थी, जिसके अध्यक्ष थे हमारे मोतीलाल नेहरू, और जिनमें कुछ सदस्य थे, जिसमें से तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, इमाम अली, MS रैने, पांडे नहीं, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, और एक और रह गए, कौन थे? GR प्रधान। ठीक है, चलिए आगे और बात करते हैं हम, आगे और क्या हुआ। इसके बीच बीच के जो पॉइंट्स हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं पहले उन्हीं को कंप्लीट कर लें, जो जो बीच में काम हुए थे। जैसे कि अब इसके बाद आया, मतलब एक पंचाट आया था, आपने अगर सुना हो तो, सांप्रदायिक पंचाट, आई थिंक यही नाम था उसका, सांप्रदायिक पंचाट। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसी के बाद हम 1935 पे पहुँचेंगे, उसी को तभी पढ़ेंगे। सांप्रदायिक पंचाट, सांप्रदायिक पंचाट ये आया था हमारा 1932 में। मैं सीक्वेंस वाइज लिखा रही हूँ पूरा। 1932 में इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था जो तुम्हारे जो सिख थे, जो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर बांटे गए थे, तो सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, ठीक है, इनके साथ साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात कही थी। क्या बोला था इनके लिए? कि इनके लिए भी क्या होना चाहिए, जैसे कि सिख, ईसाई और तुम्हारे आंग्ल भारतीय जो हैं, इनके लिए अलग निर्वाचन बनाया गया है कि इनका अलग निर्वाचन होगा। तो इसी में एक बात और उठी, मतलब एक और मांग उठी कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो इस विरोध में, अच्छा ये बात उठाई किसने थी? ये आई थिंक ये थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, तो भाई गांधी जी को ये बात गलत लगी कि जब सिख भी बढ़ जाएंगे, ईसाई भी बढ़ जाएंगे, यूरोपीय भी बढ़ जाएंगे, सब बढ़ जाएंगे, तो देश में रहेगा कौन?
ठीक है। मतलब जब सब अलग ही, सपोज दैट एक घर हो, ठीक है, एक घर में अब 4 कमरे हो, ठीक है, अब 4 कमरों में 4 भाई रह रहे हो, ठीक है, अब वो चारों ही बढ़ जाएं, एक सिख, एक ईसाई, एक आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, इस तरीके से बढ़ जाएं, ठीक है, तो वो घर घर थोड़ी ना रह जाता है, फिर तो वो एक मतलब एक तरीके से फ्लैट, मतलब फ्लैट बन जाता है एक तरीके से, जहाँ ना कोई किसी को जानता है, ना कोई किसी को पहचानता है, बस, और ना कोई किसी के साथ खड़ा होता है। तो इसमें एक मांग दलितों के लिए भी उठाई गई कि उनका भी अलग निर्वाचन होना चाहिए। जब सभी अलग हो जाएंगे तो एक साथ रहेगा कौन? इसी चीज़ का तो बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ों ने उठाया हमारा फ़ायदा, एकता नहीं थी हम में, ठीक है। चलिए खैर ये तो बात हो गई, होती रहती है। चलिए आगे। तो इस पंचायत का विरोध किसने किया? गांधी जी ने। तो इसी के लिए गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था, मतलब एक समझौता हुआ था। आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा ही फेमस है, आप सबको पता होगा अच्छी तरीके से। तो वो इसी पैक्ट, मतलब इसी पंचायत के विरोध में आया था। ये जो मांगें की गई थी, दलितों के लिए अलग निर्वाचन की बात की गई थी, इसी के विरोध में आया था वो। अब मुझे पता है कि शायद आप लोगों को अभी तक यही पता होगा कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट हुआ था 1932 में, बट वो किसके विरोध में आया था ये तो नहीं पता ना आपको। चलो मैं बता दे रही हूँ। इसी पंचायत के विरोध में आया था। कौन सा पंचायत? ये पंचायत था सांप्रदायिक निर्वाचन पंचायत, जो किसके लिए मांग कर रहे थे? दलितों के निर्वाचन के लिए पृथक मांग, इसी पंचायत के विरोध में, ठीक है। तो क्या हुआ था? गांधी जी और किसके बीच में? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, क्या बोलते हैं क्या बोलते थे ये? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। चलिए, तो इनके बीच में हुआ था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में ही, ठीक है। इसीलिए हम 1935 से पहले जो भी हुआ है उसको सबको हम एक बार में पढ़ लेते। अब ये हुआ कहाँ था ये भी तो पता होना चाहिए। ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था हमारी यरवदा जेल। यरवदा जेल क्या हुआ था? यरवदा जेल में 1932 में, ठीक है, यरवदा जेल। इसमें भी अब इन्होंने कुछ शर्तें रखी होंगी भाई, इतनी आसानी से तो ये मतलब अंबेडकर जी मान नहीं जाएंगे। इन्होंने इसमें कुछ बातें रखी अपनी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बातें रखी ने। इसमें बोला कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन हो, मतलब अब इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ जिसमें बोला गया कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा। ना तो ईसाइयों का होगा, ना आंग्ल भारतीयों का होगा, ना सिखों का होगा। ठीक है। और क्या बोला? सांप्रदायिक निर्वाचन भी नहीं होगा, संयुक्त हिंदी निर्वाचन होगा, और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीट दलितों के लिए रिजर्व की गई। कितनी? 18% सीट दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक है, केंद्रीय विधान सभा में, ठीक है। तो हमने देखा कि पंचायत आया, ठीक है, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद सांप्रदायिक पंचायत आया जो सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए था, दलितों के पृथक निर्वाचन के लिए था। उसके बाद इसी के विरोध में गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और ये उन दोनों की अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ठीक है। उसकी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वही। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम 1935 भारत शासन अधिनियम, जिस पे अब हम आ चुके हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें हुआ क्या था, ये क्यों लाया गया था? ये जो लंदन में हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, ये उसका परिणाम था, रिजल्ट टोटल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे, ठीक है। तो इसी में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति थे भारत की तरफ से? मतलब ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? और एक और क्वेश्चन, गांधी जी
कौन से गोलमेज सम्मेलन में गए या गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, इन दोनों के आंसर मुझे बताना। तो बात कर लेते हैं पहले इसी की हम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसके पहले प्रावधान देखते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? का उद्देश्य जैसे देखे तो हम भारतीय संघ का निर्माण करना था, भारतीय संघ का निर्माण। ठीक है, भारतीय संघ का निर्माण, जिसमें भारतीय संघ का निर्माण, ठीक है, भारतीय संघ, जिसमें इसको 3 आधारों पे बांटा भारतीय संघ के निर्माण को। सबसे पहले तो इसमें भारतीय ब्रिटिश प्रांत आए, यहाँ पे भारतीय ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, सेकंड इसको बांटा देसी जो रियासतें थी हमारी, देसी रियासतें। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो लिए वो ली थी हमारी चीफ कमिश्नरी जो थी। कौन? चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी। ठीक है, चीफ कमिश्नरी। तो ये क्यों लाया गया था? ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था, उसके बाद ही ले लाया गया था। और भारत में इनको संघीय प्रणाली, मतलब संघीय प्रणाली की नींव रखी गई भारत में, भारतीय संघ की। ठीक है, जिसमें संघ की वैसे तो 2 इकाइयाँ ही थी, लेकिन मैंने यहाँ आपको मुख्यतः मतलब देखें तो 3 ही थी, लेकिन मुख्यतः हमारी यही थी, भारतीय ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें। ठीक है, एक ये और थी, ये भी मैं बताऊंगी आपको कैसे बाद में। ठीक है, और क्या था? भारत को बर्मा से पृथक कर दिया, मतलब अगर बोलें तो कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया। बर्मा क्या है? प्रेजेंट में क्या नाम है उसका? म्यांमार। बर्मा को पृथक कर दिया भारत से। ठीक है, और क्या किया गया? राष्ट्रीय साख को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय रिजर्व की स्थापना की गई। केंद्रीय रिजर्व मतलब बैंक, केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, क्या किया गया? रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, और क्या किया गया? और इसमें किया गया भारतीय संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग बना दिया गया। ठीक है, क्या बना दिया गया? भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, और प्रांतों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, प्रांतों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। और क्या किया गया इसमें? और किया गया इसमें कि 15 सदस्यीय परिषद का अंत कर दिया, जो अब तक चली आ रही थी हमारी परिषद, उसका अंत कर दिया गया। और संघीय न्यायालय की बात की गई थी यहाँ पे। क्या किया गया? संघीय न्यायालय। ये बहुत बड़ा रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताए थे कि इससे हमने क्या क्या लिया है। संघीय न्यायालय की बात की गई थी, संघीय न्यायालय की बात। अब संघीय न्यायालय की बात मतलब उसका गठन हुआ था 1937 में। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? इसी अधिनियम के तहत भारत में चुनाव हुए, पहले चुनाव। क्या हुआ था? चुनाव, भारत में चुनाव कब हुए थे? 1937 में। ठीक है, कब हुए थे? 1937 में। ठीक है, और प्रांतीय द्वैध शासन को
केंद्र में ला दिया गया। जो अलग अलग बटा हुआ था हमारा, केंद्र में अलग चल रहा था, द्वैत शासन प्रांत में अलग चल रहा था, तो प्रांतीय द्वैत शासन को केंद्र में लाया गया, जिसमें मैंने आपको 2 विषय बताए थे, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। प्रांतीय द्वैत शासन को द्वैत शासन को केंद्र में लाया गया। ठीक है, विषय मैंने बताए थे आपको 2 थे, एक हस्तांतरित तो एक आरक्षित। तो एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था इसमें। आप सुनना जरा ध्यान से, मैं बोलती हूँ, ठीक है ना। इसमें यह 3 गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था, ठीक है, और भारतीय संघ का निर्माण किया गया, या उसका मतलब उसकी नींव डाली गई। और उसकी दो इकाइयाँ थी मुख्यतः, एक तो भारतीय ब्रिटिश प्रांत थे और एक देसी रियासतें थी। इसमें हमने एक और शामिल कर लिया जो चीफ कमिश्नरी थी, जिसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। और बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था 1937 में। बर्मा का मतलब होता है हमारा बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है। और मतलब और क्या किया गया था, और केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। और भारतीय संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतों में राज्य लोक सेवा आयोग लाया गया। और क्या किया गया था एक और छूट गया इसमें, संयुक्त लोक सेवा आयोग, और लिख लेना आप इसमें, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये और लाया गया था संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग वहीं पे मेंशन कर लेना आप, ठीक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग लाया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी, जो हमारे 1937 में हुई थी, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार चुनाव हुए 1937 में, और प्रांतीय जो द्वैत शासन था उसको केंद्र में लाया गया। तो ये यहाँ पे आपका ख़त्म होता है 1935। इसमें कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे अधिनियम पढ़ लिए, जो मुख्य बातें थी मैंने आपको इसमें वही बताया है। बाकी इतना मतलब जो बाकी का पेपर में नहीं आएगा या पेपर से मतलब नहीं है, बात करते मतलब जैसे ज्ञान का क्या करना है, पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, ज्ञान लेने के लिए तो लेते रहना फिलहाल आपको, और सबको मतलब पेपर ही निकालना है, ठीक है। तो अभी हम इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं इसके बाद, जैसे कि हमारा लोकतंत्र क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जनसंख्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक और बार और देखेंगे, ठीक है। जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, इनकी मैं एक बार आपको बोल दूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर में आएगी लिखने के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए हमें ये है क्या है, होता क्या है, ठीक है। चलो मैं एक नया पेज ऐड करके यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज मतलब एक एक करके मैं बताती जा रही हूँ आपको, ठीक है। लोकतंत्र की आप नोट करो तो कर लेना, ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ। लोकतंत्र वैसे तो आप सबको पता ही है, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के द्वारा जनता पर ही शासन। क्या होता है? जनता के द्वारा जनता पर ही शासन। अब इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है, और उसके उदाहरण क्या है, कौन से देश में प्रत्यक्ष चल रहा है, कौन से में अप्रत्यक्ष चल रहा है, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र तो पता ही चल गया, जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ जनता स्वयं प्रशासन में हिस्सेदारी लेती है या हिस्सेदारी निभाती है, और ये विश्व में कम ही देखने को मिलता है, कम ही देशों में है, ठीक है। तो यहाँ क्या करती है, यहाँ जनता मतलब यहाँ पे जनता खुद ही उसमें मतलब हिस्सेदारी निभाती है, ठीक है। जिसका मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको, बस परिभाषा आप मत लिखो, बस समझ लो। उदाहरण है इसका स्विट्जरलैंड, अगर आ जाए तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जनता स्वयं प्रशासन में हिस्सेदारी निभाती है, और ये विश्व में कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है, राइट टू रिकॉल। क्या? राइट टू रिकॉल, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष की। अप्रत्यक्ष बहुत देखने को मिलेगा आपको ये,
ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है। तो यह इसमें क्या होता है, यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, मतलब जनता किसी और को चुने, वो किसी और को चुने और वो किसी और को चुने, तब वो लोग हम शासन करते हैं जनता पे। ठीक है, इसीलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। कभी कभी नाम आ जाए तो आप नोट कर लेना, प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो यहाँ क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, जनता किसी और को चुनती है, वो फिर किसी और को चुनते हैं और वो शासन करते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो संसदीय व्यवस्था वाला और एक अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाला। एक में अध्यक्ष होता है, एक में संसद होता है। मैं दोनों के ही आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, यहाँ संसदीय व्यवस्था मतलब संसदीय व्यवस्था, और यहाँ अध्यक्षात्मक। ठीक है, संसदीय व्यवस्था का हमारे यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ अध्यक्षात्मक का यूएसए। ठीक है, तो क्या है, लोकतंत्र है जनता का, जनता के द्वारा जनता पर ही किया गया शासन। लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता स्वयं प्रशासन में भाग लेती है, जिसका उदाहरण बताया मैंने आपको स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, इसमें जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, मतलब जनता किसी और को चुनती है, वो किसी और को चुनते हैं और वो हम पर शासन करते हैं, इसलिए इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये अब आमतौर पर दो तरीके का पाया जाता है वर्ल्ड में, जैसे कि संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय चलता है हमारे यहाँ ब्रिटेन और अध्यक्षात्मक यूएसए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे संसदीय व्यवस्था क्या होती है, एक बार मैं छोटा छोटा सा मतलब एक एक पॉइंट बता दे रही हूँ इसमें, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक। संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्र का प्रमुख और राज्य सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख, राष्ट्र का मतलब पूरे देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख पृथक होता है इन दोनों में। ठीक है, अतः यहाँ जो दोहरी कार्यपालिका कार्य मतलब यहाँ पर क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका कार्य करती है। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख मतलब एक तो नाम मात्र का होगा, एक वास्तविक होगा। ठीक है, यहाँ सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू होता है, सामूहिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो बस मतलब संसदीय व्यवस्था का मतलब आप इतना समझो कि एक राष्ट्र का प्रमुख अलग होगा, सरकार का प्रमुख अलग होगा। ठीक है, अध्यक्षात्मक में क्या होगा, यहाँ पर राष्ट्र और सरकार का प्रमुख एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारी मैंने बताई सामूहिक प्रतिनिधित्व नहीं चलती है। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे या तो जो तुम्हारा जो राष्ट्र या सरकार का जो प्रमुख है, या तो वो चुना तो वो जनता के द्वारा ही जाता है, या तो वो प्रत्यक्ष चुना जाए या अप्रत्यक्ष चुना जाए, वो बात अलग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्य की। राज्य क्या होता है, राज्य का स्टेट है हमारे स्टेट नहीं, चलिए बात करते हैं राज्य क्या होता है। राज्य किसी समाज की राजनैतिक संरचना को राज्य कहा जाता है। ठीक है, जिसे महसूस तो मतलब ये एक तरीके से ये समझ लो अमूर्त धरोहर की तरह, जैसे हमारे यहाँ अमूर्त धरोहर जो हैं उनकी तरह है। ठीक है, मतलब इसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा नहीं जा सकता। जैसे हमारे यहाँ अमूर्त धरोहर जो डांसेस होते हैं वो हैं। ठीक है, वैसे ही इसे महसूस तो हम कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, इन राज्य मिलके किस किस से बना होता है, ये चार प्रमुख चीज़ों से मिलके बना होता है। चार प्रमुख चीज़ें, जिसमें आता है एक भूभाग हो कोई। ठीक है, नेक्स्ट जनसंख्या, अरे भाई जब जनसंख्या ही नहीं होगी तो शासन किस पे होगा, जनसंख्या, सरकार, शासन करने के लिए सरकार चाहिए हमें, सरकार, और संप्रभुता। ठीक है, तो राज्य क्या होता है, समाज की राजनीतिक संरचना। कुल मिला के ये है कि समाज की राजनीतिक संरचना को ही राज्य कहते हैं। ये एक अमूर्त धरोहर की तरह या अमूर्त अवधारणा है, जिसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ये भूभाग का मतलब क्या है। भूभाग एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश जहाँ पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं संपन्न करती है। राज्य का ही करेगा क्योंकि ये राज्य का ही भाग है। ठीक है, एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश जहाँ पर राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं संपन्न करती हैं। उदाहरण
भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र। अरे भाई, इससे अच्छा उदाहरण क्या है? भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड है जनसंख्या। जनसंख्या क्या होती है? भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे है, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ कि जनसंख्या होती क्या है। जनसंख्या, यहाँ लोगों का ऐसा समूह होता है जो किसी भी निश्चित भूभाग पे निवास करता है। पहले भूभाग होगा, ठीक है, उस पर रहने वाले कुछ लोग होंगे जो निश्चित ही वहाँ रह रहे होंगे लोगों का, या मतलब उनका एक ग्रुप होगा जो निश्चित ही मतलब उस निश्चित भूभाग पे रह रहे होंगे, या ऐसा समुदाय या ऐसा ग्रुप जो वहाँ की राजनीतिक संरचना से संचालित होता है। मतलब वहाँ कोई ना कोई सरकार होगी, ठीक है, वो उस पर शासन कर रही होगी। अरे भाई, जब जनता होगी तो सरकार भी होगी, शासन कर रही होगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जनसंख्या वह होती है, या जनसंख्या वह लोगों का ऐसा समूह जो किसी भी निश्चित भूभाग पर निवास करता है। कुल मिला के ये है। जैसे भारत की जनसंख्या और चीन की जनसंख्या। आपने बताया नहीं कि भारत कौन से नंबर पे जनसंख्या में, चलो कोई बात नहीं, बता देना आप। अब बात करते हैं, आगे थी हमारी सरकार। जी हाँ, सरकार। आगे थी अब हमारी सरकार। सरकार क्या होती है? एक या एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो व्यवहारिक स्तर पर राजनैतिक शक्तियों का प्रयोग करता है। कुल मिला के इतना है, मतलब जो जनता पर शासन करता है, या जो सभी व्यक्तियों पर जो व्यवहारिक तरीके से अपने कानूनों को लागू करता है, वही सरकार होती है, राजनैतिक रूप से, लेकिन राजनैतिक शक्तियों का प्रयोग करके। ठीक है, अब आगे आगे क्या है? आगे बचती है हमारी संप्रभुता, जो समझना जरूरी है। संप्रभुता का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो संप्रभुता का अर्थ है आंतरिक और विदेश नीति के मामले में पूर्ण रूप से संप्रभु होना। आंतरिक मतलब, अब जैसे कि घर में कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको बाहर वाले थोड़ी ना सॉल्व करेंगे। भाई हम संप्रभु हैं, हम खुद सॉल्व करेंगे उसको, हमारे घर की प्रॉब्लम है। सेम वैसे ही देश की बात होती है, मतलब देश मतलब राज्य की बात होती है, ठीक है। तो या फिर घर में जो घर में किसको बाहर जाना है, कहाँ जाना है, ये घर के जो मुखिया होते हैं, दादा जी या पापा जी या फिर मम्मी, ठीक है। तो जो भी है, मतलब वो डिसाइड कौन करेगा? घर के लोग करेंगे। अब बाहर के पड़ोस के चाचा थोड़ी ना करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो वैसे ही संप्रभु का मतलब होता है कुल मिला के कि अपने ही खुद मतलब स्वयं उन चीज़ों को देखना, आंतरिक या विदेश नीति जो भी होती है, ठीक है। कोई भी देश यदि वह संप्रभु है तो वह अपनी आंतरिक नीतियों और विदेश नीतियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण क्या है हमारा? भारत। भारत एक संप्रभु देश है, आपको पता है, ठीक है। तो संप्रभु का क्या अर्थ निकला? आंतरिक और विदेश नीति के मामले पूर्ण रूप से खुद होने चाहिए, मतलब संप्रभु होने चाहिए। और या मतलब या करके लिख सकते हैं हम, या बोल सकते हैं कि कोई भी देश यदि वह संप्रभु है तो वह अपनी आंतरिक और विदेश नीतियों के संबंध में जो भी वह निर्णय लेगा वो उसके खुद के ही होंगे, या वह उनके लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है। तो आज हमने क्या देख लिया? आज हमने कई चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि हमने अधिनियम पढ़े आपके, ठीक है। 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का, 1919 का, और बीच में 1935 को पढ़ने से पहले हमने साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने 1935 का अधिनियम पढ़ा, ठीक है। 1935 के अधिनियम के बाद हमने कुछ मोस्ट छोटी छोटी सी डेफिनेशंस देख ली, जैसे कि लोकतंत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, राज्य क्या होता है, राज्य में कौन कौन आते हैं, किस किस से मिल के बनता है राज्य। तो राज्य मिल के बनता है, आपको पता है, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, और संप्रभुता से मिलकर बनता है। तो भूभाग क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, सरकार क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। सो आज आपके यहाँ पर अधिनियम समाप्त होते हैं। अब हम जो शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? कब होगी? थर्सडे। तो थर्सडे को हम शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान सभा का निर्माण, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के निर्माण से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, संडे कल, तो संडे में या तो मैं आपका मतलब टेस्ट, साइंस का टेस्ट अपलोड करूँगी, और साइंस का टेस्ट नहीं तो मतलब कुछ स्टैटिक पार्ट जो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, ठीक है।
तो आप देखना ना भूलें जीके विद गौरवांशी क्लासेस को। ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सब खैर।